नमस्कार, योर मनी में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्वाति। आज हम योर मनी के स्पेशल एडिशन में फोकस करेंगे टैक्स प्लानिंग पर। नए फाइनेंशियल ईयर में आपको टैक्स छूट का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करना चाहिए, साथ ही बजट में बदले गए नियमों के मद्देनजर आपको अपने पोर्टफोलियो में क्या बदलाव लाने की जरूरत है, इस पर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ है दो खास मेहमान, फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के फाउंडर और सीईओ सुमित वैद, और साथ ही हमारे साथ है वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। आप दोनों का ही स्वागत है शो में। हेमंत, हम हमेशा ये बोलते हैं कि प्लानिंग आपको पूरी ओवरऑल करनी चाहिए, कभी भी बिट्स एंड पीसेस में प्लानिंग नहीं हो सकती है। नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, इस वक्त अपने पूरे पोर्टफोलियो को रिव्यू करना या फिर अपनी पूरी प्लानिंग को एक बार रिव्यू करने की जरूरत क्यों होती है और क्यों करना चाहिए? देखिए स्वाति, हम हमेशा बात करते हैं अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए। हम बोलते हैं कि हर साल हमें एक प्रिवेंटिव हेल्थ चेक करना चाहिए। तो आई थिंक हमारी मेहनत की जो कमाई है, इतनी मेहनत हम करते हैं, हमारे लाइफ के जो सारे गोल्स हैं उस पैसे से जुड़े हुए हैं, तो आई थिंक इतना तो डेफिनेटली वो डिजर्व करता है कि हम साल में एटलीस्ट एक बार उस पोर्टफोलियो को देखें। ये देखें कि हमने जो इन्वेस्टमेंट की है उसका किस तरह से रिजल्ट आ रहा है, क्या हमने जो अभी तक किया है वो सही किया है या ऐसा कुछ है जो हमें आगे करने की जरूरत है। आई थिंक ऑब्जेक्टिव ये है, वो आप कभी भी कर सकते हैं। आप शायद एक डिसिप्लिन रखें। मान लीजिए आप बोल रहे हैं कि फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में कर लीजिए या कैलेंडर ईयर की शुरुआत में कर लीजिए, बट साल में एक बार डेफिनेटली उस एंगल से कि आपके पोर्टफोलियो में, जैसे मान लीजिए आपने एक एसेट एलोकेशन किया, 60% इक्विटी 40% डेट, वहां से चले आप, या हो सकता है आज वो 10% या 15% इक्विटी में कम हो, तो क्या उसको रीबैलेंस करने की जरूरत है। साल में एक बार करना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि स्पेशली अगर हम इक्विटी या डेट की बात करें तो एक साल के बाद टैक्सेशन जो है वो काफी आपके फेवर में हो जाता है। तो इस हिसाब से साल में एक बार डेफिनेटली पोर्टफोलियो के ऊपर नजर मारने की जरूरत है। देखना चाहिए किस तरह के बदलाव हमें करने चाहिए, ऐसा कुछ जो हमने पास में किया जो हमको नहीं करना चाहिए था। इन 3 या 4 एंगल से डेफिनेटली पोर्टफोलियो को देखना चाहिए। सुमित, साल में एक बार करने की जरूरत है, सही बात है, लेकिन अप्रैल में अगर करेंगे तो क्या बेनिफिट होगा इसका? क्यों हम अप्रैल में हमें करना चाहिए ये? सबसे पहले तो स्वाति, अप्रैल में करने का बेनिफिट है कि वो मार्च का ब्लड प्रेशर प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर अभी आप ज्यादातर देखें, हमारा अमूमन देखा गया है कि भारतीय निवेशक जो जनवरी से मार्च तक का क्वार्टर है उसके भी लास्ट में एकदम एक्शन होता है। लोग भाग रहे होते हैं। जब कंपनियों के ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर उनसे रसीद मांगते हैं टैक्स सेविंग की, उससे एक दिन पहले वो जाके किसी तरह ना किसी तरह लास्ट मिनट में पॉलिसी ली जाती है, लास्ट मिनट में जाके टैक्स सेविंग की जाती है। इनफैक्ट हेमंत इस बात को मानेंगे, हमारी रिसर्च ये कहती है कि कई एक ऐसे निवेशक हैं जो हर साल नई पॉलिसी लेते हैं। हर साल नई पॉलिसी लेते हैं, उनको पिछली बार का पता नहीं होता, उनके पास टाइम नहीं होता कि जाके ढूंढें, उसका प्रीमियम रिन्यूअल करने के लिए दें। वो नई पॉलिसी ले रहे हैं, इसलिए नहीं कि पॉलिसी लेनी है, इसलिए क्योंकि टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं। मतलब एक टैक्स प्लानिंग अपने आप में एक बहुत बड़ी बला है हिंदुस्तान में, जिसमें लोग ये सोचते हैं कि इससे मेरे को निवेश करके 20 या 30% टैक्स की छूट मिलेगी, बट वो जो प्रिंसिपल अमाउंट जा रहा है वो कहां जा रहा है, किधर आएगा, वापस आएगा नहीं आएगा, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता है। तो ये बहुत ही बड़ी कंफ्यूजन है। और सबको हमारा ये एडवाइस हमेशा रहता है कि आप जब भी अपनी लाइफ में कोई पैसे की डिसीजन लेते हैं उसमें इतना सोचते हैं, इन्वेस्टमेंट करते वक्त भी सोचिए ना। ये टैक्स प्लानिंग लास्ट मिनट पे नहीं होना चाहिए। इंश्योरेंस कंपनियों की सारी एडवर्टाइजिंग जनवरी से मार्च की क्वार्टर में होती है, जैसे देखो होर्डिंग होती है, जो जोन से टीवी में ऐड होता है। आई थिंक ये पूरा सिस्टम को चेंज करना चाहिए। हमें साल के शुरू से एज अ फैमिली बैठना चाहिए, अपने पूरे साल का एक प्लान बनाना चाहिए कि क्या करना चाहते हैं हम, किधर हैं जिंदगी में, क्या हमारे गोल हैं, क्या हमारी एस्पिरेशन, जैसे हेमंत ने बोला। उसके बाद उसको प्लान को बना के उसको फॉलो अप कीजिए। लास्ट मिनट पे रश की कोई जरूरत ही नहीं है। अगर हम इक्विटी पोर्टफोलियो की बात करें तो अगर हम रिव्यू कर रहे हैं, मान लीजिए अप्रैल के महीने में बहुत सारे अनाउंसमेंट्स इस वक्त आ चुके होते हैं, बजट भी जिसको हम एक बहुत बड़ा इवेंट मानते हैं, वहां के अनाउंसमेंट कुछ क्लैरिटी आ जाती है। उसके बाद इस महीने में अप्रैल में इक्विटी पोर्टफोलियो में किस तरह की बदलाव करने की जरूरत है, किन बातों का ध्यान रखते हुए? देखिए स्वाति, इक्विटी में आप 2 तरह से इन्वेस्ट कर सकते हैं। एक तो आप डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद सकते हैं, दूसरा आप म्यूचुअल फंड के थ्रू खरीद सकते हैं। ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो म्यूचुअल फंड का एक रास्ता लेते हैं। तो अगर जब म्यूचुअल फंड में अगर आपने एक पोर्टफोलियो मान लीजिए इक्विटी का बनाया है पिछले कुछ सालों में या पिछले साल से जो आपने बनाया है, देखिए क्या होता है कि अगर हम पिछले 3 या 4 साल की बात करें, 2007 या 8 में, उस समय में जो पोर्टफोलियो बने थे उसके अंदर काफी सारे एग्रेसिव फंड, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर फंड या थीमेटिक फंड या सेक्टर फंड, काफी सारे ऐसे फंड हैं जो बहुत एग्रेसिव हो सकते हैं। जरूरत है हम उस पोर्टफोलियो को आज ये देखें कि क्या हमने अपनी जरूरत से ज्यादा रिस्क लिया है, तो एक उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। दूसरा, काफी सारे नॉन परफॉर्मिंग फंड जो है हमारे पोर्टफोलियो में रहते हैं, लेकिन काफी इन्वेस्टर का ये मानना है कि जब तक जिस एनएवी पे हमने खरीदा नहीं, जब तक वहां पे नहीं आएगा हम उसको
उससे बाहर नहीं निकलेंगे। आई थिंक ये सोच बिल्कुल गलत है। अगर एक अच्छा फंड नहीं है, उसका अच्छा पोर्टफोलियो नहीं है, तो हो सकता है उसको बहुत समय लगे वहां तक आने में, जबकि इस समय में अगर आप पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करें तो हो सकता है आपको काफी ज्यादा फायदा हो। तीसरा जो देखा है मैंने पोर्टफोलियोज में, बहुत सारे फंड रहते हैं पोर्टफोलियो में। मतलब जैसा सुमित ने कहा कि वो हम बात करते हैं इंश्योरेंस की, हर साल एक इंश्योरेंस पॉलिसी, ऐसा हमने देखा है कि फंड्स में कभी 50 या 100 तक के फंड होते हैं। अच्छा। बहुत जरूरी है बैठ के देखें कि इतने सारे फंड हमारे पोर्टफोलियो में क्यों हैं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हर एनएफओ जो आता था उसमें किसी एडवाइजर ने या किसी ने बोल दिया कि इसमें डाल दीजिए, या उनको लगा कि चलिए 10 रुपए में अगर हम म्यूचुअल फंड खरीदेंगे तो बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो आई थिंक इस तरह की जो गलत स्ट्रैटेजी जो फॉलो हुई है उसमें रिजल्ट ये है कि बहुत सारे फंड जो हैं इस समय पोर्टफोलियो में। जरूरत है इन सब तीनों एंगल से इस पोर्टफोलियो को देखा जाए। फंड को कम कीजिए, कंसोलिडेट कीजिए, अच्छे क्वालिटी फंड जिनका परफॉर्मेंस रिकॉर्ड जो है कंसिस्टेंट रहा हो, जो आपके रिस्क प्रोफाइल से मैच करते हो, उस तरह के आप फंड देखिए। थीमेटिक फंड अगर बहुत ज्यादा हो गए हैं जो आपको आपके रिस्क ज्यादा लेके जा रहा है तो उनको थोड़ा कम कर दीजिए, ठीक है। और अगर आपने ये देखा है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है इन्वेस्ट करने की, जैसे बहुत सारे इन्वेस्टर इसलिए करते हैं कि चलिए हम डिविडेंड लेंगे, इन्वेस्ट कर रहे हैं 15-20 साल के लिए, हर साल डिविडेंड लेना बहुत जरूरी है। बिल्कुल गलत स्ट्रैटेजी है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा तभी होगा आपको जब आप अपने पैसे को ग्रो करने देंगे। तो आई थिंक ये जो चीजें, अगर ऐसी कुछ कदम हमने लिए हैं पास में जो हमारे पोर्टफोलियो की सेहत के लिए ठीक नहीं है, उनको डेफिनेटली ठीक करने की जरूरत है। सुमित, क्या इस बार एक टिप ये हो सकता है कि एनएफओ की तरफ जरा भागना बंद कीजिए, अगर हम इन्हें अपने दर्शकों को इस नए साल में, नए फाइनेंशियल ईयर में एक टिप देना चाहे तो? हाँ, मतलब एक टिप नहीं है, बहुत बड़ी टिप है। और जरा नहीं, बिल्कुल भी ना भागे एनएफओ की तरफ, बिकॉज एनएफओ में आप ऐसा है कि आप जैसे कार चलाने के लिए कोई ड्राइवर रखते हैं तो आप बिना एक्सपीरियंस का ड्राइवर नहीं रखते हैं, आप उसका एक्सपीरियंस देखते हैं, रेलेवेंस देखते हैं, तभी रखते हैं। उसी तरह एनएफओ एक नई स्कीम है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, तो बिल्कुल भी आपको एक एनएफओ की तरफ नहीं देखना चाहिए। 10 रुपए का रेलेवेंस आज के टाइम पे एनएवी का कुछ नहीं है। कुछ ऐसा नहीं होता कि 10 रुपए की एनएवी एक सस्ती एनएवी है, जिसकी 100 रुपए की एनएवी है वो महंगी एनएवी है। उस दिन की नेट एसेट वैल्यू चाहे वो 10 हो या 100 सबके लिए बराबर है। इनफैक्ट ट्रैक रिकॉर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ट्रैक रिकॉर्ड में ये भी देखिए कि कितना बड़ा साइज है फंड का, कितना कंसिस्टेंटली फंड ने परफॉर्म किया है, बेंचमार्क को बीट किया है नहीं किया है, और उसका पोर्टफोलियो जो उसकी फिलॉसफी है वो रही है या नहीं रही है। हम कहीं ना कहीं, मुझे लगता है कि सेंसेशनलाइज कर देते हैं स्वाति सब चीजों को, हमें बहुत मजा आता है एक्शन करते हुए। अच्छा ये फंड बिक गया, इसको खरीद लिया तो हमें निकल जाना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। आपको अपने गोल को रखिए, उसके अंदर इन्वेस्ट कीजिए। आप एलएनटी और फिडेलिटी वाला फंड ले लीजिए। मैं वही बोलने वाली थी, आप उसी कॉन्टेक्स्ट में शायद ये बात कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, मतलब और उस दिन भी हमारी बात हुई। मेरा मानना ये है कि आपने जब फिडेलिटी में इन्वेस्ट किया था वो एक गोल के लिए किया था। आज फिडेलिटी बिक के एलएनटी के पास चला गया, इसका मतलब ये नहीं कि आप रुक के अपना वापस शुरू करना के लिए चले जाएं। आप अपने आप को वेट कीजिए, उनकी परफॉर्मेंस अगर खराब होती है तब उस पर एक्ट कीजिए। और पुराने हिस्टोरिकल जितने भी ऐसे एक्विजिशन या मर्जर्स हुए हैं, कोठारी, पायनियर एंड टेम्पलटन मेरा एक फेवरेट एग्जाम्पल रहा है शुरू से। परफॉर्मेंस देखिए, फैंटास्टिक, ब्लू चिप इज परफॉर्मिंग वेरी वेरी वेल। सो डोंट एक्ट एकदम इमीडिएट में, और अपना लॉन्ग टर्म व्यू लेके रखिए। ऑलराइट, चलिए फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि डेट पोर्टफोलियो में आपके किस तरह के नए मौके निकलकर सामने आ रहे हैं इस नए फाइनेंशियल ईयर में, और क्या बदलाव वहां पर करने की जरूरत है, वहां के लिए क्या टिप्स हैं, हम देंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए योर मनी के साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में आपके पोर्टफोलियो में क्या बदलाव करने चाहिए, क्या नए निवेश के मौके आपके सामने हैं। हमारे साथ है फ्रीडम फाइनेंशियल प्लानर के फाउंडर और सीईओ सुमित पैट, साथ ही वाइज इन्वेस्ट एडवाइजर्स के सीईओ हेमंत रुस्तगी। हमने इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर ली। हेमंत, अगर हम डेट ऑप्शंस की तरफ जाएं तो कुछ दिनों पहले कुछ नए अनाउंसमेंट्स हुए हैं, जितने भी ये पीपीएफ, एमआईएस, पोस्ट ऑफिस टर्म डिपॉजिट, सब पे ब्याज दरें बढ़ाई गई है। जो लोग बहुत ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, जो इक्विटी से थोड़ा भी बहुत डरते हैं इनफैक्ट, उनके लिए एक अच्छा मौका आपको दिख रहा है अपने पोर्टफोलियो में थोड़ा ज्यादा एक्सपोजर इधर इन सब चीजों में लेने का?
देखिए इसके दो पहलू हैं। जैसे एक आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट जब बढ़ता है और अगर एज एन इन्वेस्टर मुझे रिस्क नहीं लेना है और मुझे अगर ज्यादा ब्याज मिल रहा है तो मेरे लिए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन साथ में आई थिंक ये भी बहुत जरूरी है कि हम अपनी सोच को थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। देखिए डेट पोर्टफोलियो एक ऐसा है जिसको माना जाता है, जनरली लोग बोलते हैं कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इनफैक्ट अभी हम देख रहे हैं कि काफी सारे जो स्मॉल सेविंग की जो रेट है वो सब इंटरेस्ट रेट से लिंक्ड है। अभी पहले जैसा जमाना नहीं है कि आप एक रेट है वो सालों साल चल रहा है, वो रेट चेंज होते हैं, बढ़ते हैं और शायद आगे जाके कभी घटेंगे भी। तो बहुत जरूरी है कि आई थिंक वो थोड़ी सोच बदले कि हम ये देखें कि थोड़ा जो डेट का पोर्टफोलियो भी है उसमें हम जो ट्रेडिशनल ऑप्शंस हैं, स्मॉल सेविंग स्कीम्स हैं या एफडीज हैं, उससे थोड़ा आगे देखें। क्योंकि टैक्स एफिशिएंसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, स्पेशली जब हम डेट में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे एक तो क्या रिटर्न थोड़े कम होते हैं इक्विटी वगैरह के कंपैरिजन में, स्टडी रिटर्न्स होते हैं, तो टैक्स एफिशिएंसी जो है मुझे लगता है डेट पोर्टफोलियो में बहुत ज्यादा काम करती है। तो आई थिंक जरूरी है कि हम उस एंगल से भी अपने पोर्टफोलियो को देखें। अगर हम पास में सिर्फ ट्रेडिशनल ऑप्शंस को देखते आए हैं, जैसा मैंने कहा, अगर आप स्पेशली अगर आप टैक्स पेयर्स हैं तो इट मेक सेंस कि आप उन ऑप्शंस को देखें जहां पे आपको टैक्स एफिशिएंट रिटर्न मिले। जैसे म्यूचुअल फंड के अंदर बहुत सारी ऑप्शन है, शॉर्ट टर्म डेट फंड है या एफएमपीज हैं, इस तरह की जो ऑप्शन है वो डेफिनेटली आपको फिक्स डिपॉजिट या जो दूसरे ऑप्शन है उनसे अच्छा है। लेकिन अगर स्मॉल सेविंग की अगर हम बात करें या पीपीएफ की अगर हम बात करें, वहां पे डेफिनेटली पीपीएफ एक ऐसा इतना अच्छा इंस्ट्रूमेंट है कि आपको 8.8% आपको रिटर्न मिल रहा है। 1 लाख रुपए तक आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो टैक्स एंगल से करें या इवन अदरवाइज करें। आई थिंक ऐसे ऑप्शंस डेट में बहुत कम है जो इतने लंबे समय के लिए आपको एक बार आपने पीपीएफ जैसे इंस्ट्रूमेंट में डाल दिया या जो इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड है जैसे उनमें डाल दिया टैक्स फ्री, तो आपको ना तो आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट रेट किस तरफ जा रहा है, आपके पोर्टफोलियो पे कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो आई थिंक इनमें से कुछ जो ऑप्शंस हैं उनका डेफिनेटली हर पोर्टफोलियो में एक स्थान होना चाहिए, बट ओवरऑल मुझे लगता है थोड़ा स्ट्रैटेजी को। सुमित, आप कैसे देखते हैं इन सारी अपॉर्चुनिटीज को? स्वाति, मेरा व्यू शुरू से बड़ा कंसिस्टेंट है इस मामले में कि सबसे पहले अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। फाइनेंशियल प्लान में जितनी भी आपकी ड्रीम्स हैं उसको गोल में कन्वर्ट कीजिए, टाइम होराइजन बनाइए, अमाउंट बनाइए, उसके सामने एक एसेट एलोकेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। एसेट एलोकेशन का मतलब है आप ये स्ट्रेटजी करेंगे कि जो मुझे रिटर्न चाहिए उस गोल को पूरा करने के लिए उसमें कितना % इक्विटी, कितना % फिक्स्ड इनकम और कितना % गोल्ड या किसी और कमोडिटी में डालना है। अब उस एसेट एलोकेशन के अंदर जो फिक्स्ड इनकम का पोर्शन है उसको इन्वेस्ट करते वक्त आपके पास ऑप्शंस को देखना होता है। आप वो ऑप्शन म्यूचुअल फंड में देख सकते हैं, वो ऑप्शन आप पोस्ट ऑफिस या ऐसी कुछ स्मॉल सेविंग में देख सकते हैं या किसी टैक्स सेविंग बॉन्ड में दे सकते हैं। मेरे को सबसे ज्यादा वरी ये लगती है कि जैसे ही ऐसा कुछ नया एक इंटरेस्ट रेट के अंदर चेंज होता है हम अपनी एसेट एलोकेशन भूल जाते हैं और सारा का सारा 100% पैसा, जैसे कि हेमंत बोल रहे हैं, फिक्स्ड इनकम में डाल के बैठ जाते हैं कि इंटरेस्ट रेट बड़ा अच्छा है इसमें। तो वो हमारी एक सीजनैलिटी होती है, हम एकदम एक्सट्रीम में जाते हैं कि कहां पे है क्या है। आज आपको इंटरेस्ट रेट स्ट्रैटेजी होनी क्या चाहिए? अगर एसेट एलोकेशन होनी चाहिए जी, वो तो ठीक है, लेकिन अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए गए हैं जो लोगों को अपील थोड़ा कर रहा है, तो आपके डेट पोर्टफोलियो में कैसे बदलाव कर ले? मतलब कहीं का पैसा, डेट पोर्शन का ही पैसा किसी एक ऑप्शन से उठा के दूसरे ऑप्शन में ट्रांसफर कर सकते हैं, ये स्ट्रैटेजी आपको लगता है ठीक है? नो, अब वो इतनी आसान नहीं है स्ट्रैटेजी बनानी। मैं एग्जांपल देके बताता हूँ। मान लीजिए आपका 3 साल बाद का एक गोल है, 2 गोल है आपके पास, एक है 3 साल बाद का, एक है 6 साल बाद का गोल। 3 साल बाद अगर आपको पैसे चाहिए तो आप नहीं डाल सकते स्मॉल सेविंग्स में, ठीक है, इंटरेस्ट रेट है, बिकॉज उसमें लॉक इन है, एक आप पैसा नहीं निकाल पाएंगे अपना। जस्ट बिकॉज वो इंटरेस्ट रेट आप जाके डाल दें, उस टाइम पे पैसा निकालने में दिक्कत हो जाए, उसका पूरा ऑब्जेक्टिव ही खत्म हो जाएगा। इसी तरह से अगर 7 साल की स्कीम है उसको आप जाके जरूर लॉन्ग टर्म में डालिए, बट पूरा का पूरा पैसा मत डालिए, बिकॉज म्यूचुअल फंड का जो डेट फंड स्कीम है, स्पेशली डायनेमिक बॉन्ड फंड, जैसे बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड है, रिलायंस डायनेमिक है डेट स्कीम उनकी, इसके अंदर मेच्योरिटी जो है फंड मैनेजर ऊपर नीचे सही से मैनेज करेगा। और अगर आप हिस्ट्री में जाएं, लास्ट टाइम जब इंटरेस्ट रेट का साइकिल नीचे हुआ था उस टाइम पे डबल डिजिट रिटर्न निकले थे इनकम फंड से कंसिस्टेंटली 2-3 साल के लिए। तो हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट रिवर्सल में आपको डेट फंड पोस्ट ऑफिस या बाकी स्मॉल सेविंग स्कीम से अच्छा रिटर्न दे और लॉक इन भी ना हो। तो इसलिए आपको पूरी चीजों को अवेयर करते हुए अपने गोल के साथ लिंक करके एसेट एलोकेशन स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। ये नहीं कि फ्लेवर ऑफ द डे इंटरेस्ट रेट बढ़ गया तो चलिए आज मैं इसमें चले जाता हूँ। हेमंत, आप कुछ सिर्फ एक बात ऐड करना चाहता हूँ, जैसे मैंने पहले कहा कि जब हम डेट पोर्टफोलियो बनाएं तो लिक्विडिटी पे थोड़ा ध्यान दें। जैसे हम ट्रेडिशनल ऑप्शन में जाते हैं तो हर जगह पैसा आपने लॉक कर दिया, फिर अगर अपॉर्चुनिटी पे आई तो बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी पिछले साल की हम बात करें और इस साल भी इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड आने वाले हैं, आई थिंक मुझे लगता है बहुत ही अच्छी ऑप्शन है। हालांकि वो 10 या 15 साल के बॉन्ड है, लेकिन जिस तरह से उनकी लिस्टिंग होती है, जो लिक्विडिटी है, वो डेफिनेटली मुझे लगता है स्पेशली जो हायर टैक्स ब्रैकेट में जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी ऑप्शन है वो। और इवन दूसरे जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए भी अगर इतने लंबे समय का आपको 8 या 8.25% का टैक्स रिटर्न मिलता है, तो जब आपके पोर्टफोलियो में डेट में ऐसी ऑप्शंस हैं जैसे म्यूचुअल फंड और ट्रेडिशनल मिलके, तो कहीं ना कहीं आपके पास लिक्विडिटी रहती है कि अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उसको डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं वहां पे।
चलिए, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि क्यों टैक्स प्लानिंग आपको अप्रैल में ही शुरू करनी चाहिए, क्यों नहीं दिसंबर से मार्च के बीच में, और क्यों टैक्स प्लानिंग आपकी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक हिस्सा होना चाहिए, अलग से नहीं। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद चर्चा को जारी रखेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। योर मनी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि नए फाइनेंशियल ईयर में कैसे अपने पोर्टफोलियो को रिव्यू करना चाहिए और टैक्स प्लानिंग के लिहाज से क्या क्या आपको करने की जरूरत है। हेमंत, टैक्स प्लानिंग के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज इस वक्त बाजार में मौजूद है? सबसे पहले जैसे आपने कहा कि टैक्स प्लानिंग को अपने ओवरऑल पोर्टफोलियो का एक हिस्सा बनाइए। उससे क्या होता है कि आपकी जो एसेट एलोकेशन है, सुमित ने पहले बात की, एसेट एलोकेशन के हिसाब से जाना चाहिए। अगर आप उसको अपना हिस्सा बनाते हैं ओवरऑल पोर्टफोलियो के, तो आपकी जो है सही ऑप्शन जो है आपके पास मिलती है। यहाँ पे दो तरह के ऑप्शन है इस साल जो हम देख रहे हैं। एक तो क्योंकि डीटीसी अभी इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है 1 अप्रैल से, तो एएलएसएस जो स्कीम है वो 1 साल और चलेगी। तो उसमें क्या करे, एसआईपी करे अगर जिसने एकदम ही नहीं किया हुआ है अभी तक इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम में, या फिर वो लमसम डाले? देखिए, अगर किसी ने बिल्कुल भी नहीं किया तो डेफिनेटली वो 1 साल तो एटलीस्ट एसआईपी कर सकते हैं, वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि प्रोडक्ट क्या है। जो पहले से कर रहे हैं वो अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखें, उनको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। जैसा मैंने कहा, अभी 1 साल तक ये जो है एएलएसएस आपके पास है। दूसरा एक जो और स्कीम अनाउंस हुई, राजीव गांधी इक्विटी स्कीम जो अनाउंस हुई है, उसके अभी डिटेल्स आई हैं, लेकिन इसमें कहा गया कि अगर आप डायरेक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो, फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर हो, 50,000 रुपए तक आप इन्वेस्ट कर सकते हो, 50% का आपको वहां पे टैक्स बेनिफिट है, लेकिन आपकी जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इक्विटी साइड में जो है ये दो ऑप्शंस हैं। और डेट में इंश्योरेंस को लेकर आप कुछ बोलना चाहेंगे सुबीत, क्योंकि कुछ जो बदलाव इस बार बजट में किए गए हैं उसके बाद? अच्छा, बहुत अच्छा बदलाव है। उसमें बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट की तरह यूज ना कीजिए, और ये भी सभी निवेशक को हम बोलेंगे इंश्योरेंस और इन्वेस्टमेंट दो अलग चीजें हैं। और इंश्योरेंस के अंदर अब 10 टाइम तक आपको प्रीमियम का इंश्योरेंस देना पड़ेगा। दैट मीन्स इंश्योरेंस का आपका कॉस्ट ऊपर जाएगा। इसलिए आपको सबसे पहले अपना टर्म प्लान लेना चाहिए। अगर आप ठीक ढंग से टर्म प्लान लेंगे तो आपको टैक्स ब्रेक भी मिलेगा और इंश्योरेंस भी सही ढंग से मिलेगी। मेडिकल के लिए भी उनका स्पेशल है, डायग्नोस्टिक्स के लिए उन्होंने 5,000 की राहत दी है, उसको भी आप एग्जॉस्ट कीजिए। बट जैसे कि हेमंत बोल रहे थे, सबसे पहले आप अपना फाइनेंशियल प्लान बनाइए। हम यूजुअली टैक्स बचाने के चक्कर में भागे रहते हैं, उस चक्कर में बॉम्बे जाने की जगह हम कलकत्ता पहुंच जाते हैं। मतलब आपका कोर इज फाइनेंशियल प्लान। उसमें जब प्रोडक्ट को चूज करें उसका टैक्स बेनिफिट उस टाइम पे सोचें। और सबसे पहले इस बात का ध्यान रखिए कि आने वाला डीटीसी है उसके क्वेश्चन मार्क है, अभी किसी को भी क्लैरिटी नहीं है। आएगा नहीं आएगा ये भी क्लैरिटी नहीं है। सो उसके रहते आप इस बात को मत सोचिए कि इम्पैक्ट क्या होगा क्या नहीं होगा, मुझे अभी क्या सोचना पड़ेगा। वो प्रोस्पेक्टिव होगा, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं होगा। आज के नॉर्म्स के हिसाब से अपने फाइनेंशियल प्लान को बनाइए और टैक्स प्लानिंग को उसके बीच में सोचिए। जो टैक्स फ्री बॉन्ड्स बाजार में सेकेंडरी मार्केट्स में अवेलेबल है, हेमंत आपको लगता है पोर्टफोलियो में उसको भी सब जगह देना चाहिए? अगेन गोल अगर क्लियर हो। और देखिए, जितने भी जो बॉन्ड्स पहले आए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हैं या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स हैं, ये सब लिस्टेड होते हैं। तो डेफिनेटली वहां पे जैसा हम जानते हैं कि देयर इज ए इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन इंटरेस्ट रेट एंड बॉन्ड प्राइस, तो उसके हिसाब से ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटीज आती हैं। लेकिन मुझे लगता है वो जो सेवी इन्वेस्टर जो समझते हैं ये डेट मार्केट किस तरह से काम करता है, उनको देखना चाहिए। एक रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है सेकेंडरी मार्केट में कोशिश करनी चाहिए। अगर आपने बॉन्ड फंड में किसी बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो उसको आप अपने ड्यूरेशन तक रखिए। आपको मालूम है जितना इंटरेस्ट आपको मिलेगा वहां से, तो अपने उस हिसाब से चलिए। रिटेल इन्वेस्टर को मुझे नहीं लगता कि जाके सेकेंडरी मार्केट में कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि अगर एक रिवर्सल हो गया यील्ड में, जैसा हमने अभी देखा फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा था, यील्ड 10 ईयर यील्ड जो है बढ़ के फिर से 8.6 चली गई। तो ऐसे में अगर आपने 8.2 पे खरीदा और यील्ड आपकी 8.6 पे चली गई तो आप तो कोई गेन बनाने वाले हैं नहीं। सुमित, आपसे एक लास्ट वर्ड लेना चाहेंगे इस पूरी बात पे? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं सेकेंडरी मार्केट डेट लेना चाहिए एक रिटेल इन्वेस्टर को या इंडिविजुअल इन्वेस्टर को, चाहे वो एचएनआई हो। बॉन्ड फंड या डेट फंड में जाइए और उसमें भी एक डायनेमिक बॉन्ड फंड की कैटेगरी है जिसके अंदर फंड मैनेजर ड्यूरेशन कॉल लेता है। उस फंड के अंदर एक्सपोजर लीजिए। बड़े फंड, बिरला सन लाइफ डायनेमिक बॉन्ड फंड, रिलायंस डायनेमिक, ये कुछ अच्छी स्कीम है, उन्हीं पे फोकस कीजिए। डोंट ट्राई एंड बिकम फंड मैनेजर। मार्केट में घुसने की जरूरत नहीं, अपने आप फंड मैनेजर मत बनिए, बहुत मुश्किल है डेट मार्केट। इनफैक्ट डेट मार्केट इक्विटी मार्केट से ज्यादा मुश्किल है समझना। ओके, तो योर मनी में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपके लिए
जो काम वाली बात है वो ये कि जब ये नया फाइनेंशियल ईयर शुरू हो चुका है, एक बार अपने पोर्टफोलियो को जाइए, चेक कीजिए, गोल्स वापस से देखिए क्या क्या बनाए थे आपने, उसके हिसाब से आप निवेश कर रहे हैं या नहीं। कहीं आगे पीछे अगर रह गया है तो उसको वापस से अलाइन कीजिए अपने गोल के साथ। और ध्यान रखिए कि जो टैक्स प्लानिंग आप करते हैं वो अपने फाइनेंशियल प्लानिंग का हिस्सा बनाकर चले। नए मौके आपके सामने आए हैं उसको रिव्यू जरूर कीजिए, लेकिन अपने गोल के साथ जोड़ के कभी भी स्टैंड अलोन बेसिस पे किसी भी नए मौके में कूदने की कोशिश ना कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया सुमित और हेमंत आप दोनों का हमारे साथ बात करने के लिए। और फिलहाल योर मनी में इतना ही। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।